हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स एजुकेशन। तो दोस्तों और शिक्षार्थियों, आज हम समझने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुचर्चित और उलझाने वाला टॉपिक आर्टिकल, जिसको लेकर काफ़ी लोग उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपकी उलझन का होगा समाधान, जिसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसके अंतर्गत ए, एन और द आते हैं, जिसमें ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। और डिफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसका यूज़ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ द गर्ल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही तो लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब यहाँ जिस लड़की की बात हो रही है उसके बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए गर्ल के पहले द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार दिस इज़ द प्लेस आई गो ऑलवेज। यही तो जगह है जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। अब यहाँ जिस जगह की बात हो रही है उसके बारे में पहले से जानकारी है, इसलिए यहाँ प्लेस के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह दैट इज़ द कार आई वॉन्टेड टू बाई। वही तो कार है जो मैं खरीदना चाहता था। अब यहाँ जिस कार के बारे में बात हो रही है उस कार के बारे में उस व्यक्ति को पहले से ही जानकारी थी, इसलिए कार के पहले द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आई सॉ अ मैन। मैंने एक आदमी को देखा। अब इस आदमी के बारे में पहले से कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार देयर इज़ एन एनिमल इन द गार्डन। बागीचे में एक जानवर है। अब बागीचे में कौन सा जानवर है हमें ये नहीं पता, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। सिंपल एक लाइन में समझें तो इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। आइए अब समझते हैं ए और एन को यूज़ करने का नियम। ए और एन का अर्थ होता है एक। ए और एन हमेशा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात सिंगुलर नंबर या एक वचन के लिए। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कोई भी एक नाउन यानी कि एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान की शुरुआत अगर वॉवेल लेटर से हुई हो तो उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी, एन एप्पल, एक सेब, एन एक्टर, एक अभिनेता। इन सभी संज्ञा शब्दों की शुरुआत वॉवेल लेटर से हुई है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है। असली खेल तो यह है कि जिस संज्ञा शब्द की शुरुआत में स्वर की ध्वनि आए यानी वॉवेल का साउंड आए तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और यदि व्यंजन का साउंड आए तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। और वॉवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। हमें इन्हीं की ध्वनियों का ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव एन एलिफेंट। मेरे पास एक हाथी है। अब एलिफेंट में वॉवेल ई का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एन आया हुआ है। उसी प्रकार आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में यू जो कि एक वॉवेल है आने के बाद भी उसके पहले ए यानी कि एन का प्रयोग नहीं किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के उच्चारण में य की ध्वनि आती है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। सीता इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किया गया है जबकि एच आया हुआ है, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है। एच साइलेंट है इसलिए उच्चारण करते समय ऑनेस्ट अ का साउंड आ रहा है, और अ क्या है? एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं कि ए एन का यूज़ कब नहीं करना है। ए और एन का प्रयोग कभी भी किसी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सके। जैसे नॉलेज एक नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी इसे एक नॉलेज या दो नॉलेज नहीं कहा जा सकता, इसलिए नॉलेज के पहले ए का यूज़ नहीं करेंगे, अर्थात ए नॉलेज नहीं कहेंगे। उसी प्रकार ए वाटर कहना भी गलत होगा क्योंकि वाटर को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ ए का यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं द या दी को यूज़ करने का नियम। सबसे पहले देखते हैं कि द को द तथा द को दी कब बोला जाता है। अगर अगले वर्ड की शुरुआत में वॉवेल यानी स्वर की ध्वनि हो तब द को दी बोला जाएगा,
और यदि अगले शब्द की शुरुआत में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि आए तो द को द ही बोला जाएगा। जैसे कि दी अम्ब्रेला। अब यहाँ द को दी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अम्ब्रेला में शुरुआत में अ की आवाज़ आ रही है और अ एक वोवेल यानी स्वर है। उसी तरह दी अंडरटेकर, आपने WWE में सुना होगा। यहाँ अंडरटेकर की शुरुआत में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए दी अंडरटेकर पढ़ा जाएगा। वैसे अंडरटेकर का अर्थ होता है हाथ में लेने वाला या प्रयत्न करने वाला। अगला एग्जाम्पल है द ईयर और दी ईयर का। ये एक रोचक उदाहरण है क्योंकि ईयर में वाई जो कि एक वॉवेल है, वाई आने के बाद भी द ईयर पढ़ा जाता है, जबकि EAR ईयर के साथ आए द को दी पढ़ा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ईयर को वास्तव में ईयर पढ़ा जाता है, जो जल्दबाजी में हम पकड़ नहीं पाते। क्योंकि इसमें शुरुआत में य का उच्चारण हो रहा है और यह एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए द को द ही पढ़ा जाएगा। वहीं ईयर की शुरुआत में ई की ध्वनि निकलती है और ई के स्वर होने के कारण द को दी पढ़ा जाता है, अर्थात दी ईयर। उसी तरह दी ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की ध्वनि है इसलिए दी ऑरेंज। दी एंड, एंड में ए की ध्वनि है इसलिए दी एंड। उसी तरह द ग्लास, ग्लास में ग की ध्वनि है जो एक व्यंजन है, इसलिए द को द पढ़ेंगे, अर्थात द ग्लास। वैसे ही द पेन, द बिस्किट, द मैन आदि। अब देखते हैं रूल नंबर 2। द का यूज़ तब भी करते हैं जब किसी चीज़ के बारे में एक ही समय में दूसरी बार बात की जा रही हो। जैसे मैंने एक सेब खाया, सेब बहुत मीठा था। I ate an apple, the apple was sweet। यहाँ पर दूसरे वाक्य में भी सेब की ही बात की गई है, इसलिए दी का यूज़ हुआ है। उसी प्रकार he is singing a song, the song is very good। द को लगाने का अगला नियम यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने तरीके की या अपने ढंग की एकमात्र चीज़ हो या कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे द ताजमहल। अब ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही या अपने तरीके की एकमात्र चीज़ है, इसलिए द ताजमहल बोला जाता है। उसी तरह द सन, दी अर्थ, द गोल्डन टेम्पल, द मून आदि भी इसी तरह के उदाहरण हैं। द का अगला प्रयोग किसी विशेषण या एडजेक्टिव के पहले भी किया जाता है, जैसे दी ओल्ड, द यंग, द टॉल मैन, द क्लेवर बॉय आदि। द का यूज़ किसी फेमस बिल्डिंग यानी प्रसिद्ध इमारत, किसी म्यूजियम यानी संग्रहालय और किसी मॉन्यूमेंट यानी स्मारक के पहले भी किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द बकिंघम पैलेस, द एफिल टावर, द विक्टोरिया मेमोरियल आदि। द का यूज़ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है, जैसे द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट मैन, द बेस्ट मूवी आदि। उसी तरह द का यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स यानी क्रमवाचक संख्या के साथ भी करते हैं, जैसे द लास्ट मैन, द सेकंड चांस, द फर्स्ट टाइम, द 10th प्लेयर आदि। द का प्रयोग खानदानों के नामों के साथ भी किया जाता है, जैसे द चावलास, द राजपूत्स, द माथुर्स, द खान्स आदि। द का प्रयोग होल से पहले तथा ऑल के बाद भी किया जाता है, जैसे आई एम ईटिंग द होल पिज्ज़ा, आई नेवर रीड द होल सिलेबस, ऑल द बॉयज गो टू द मार्केट, ऑल द फ्रूट्स आर केप्ट ऑन द टेबल। द का यूज़ ओनली के पहले भी किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए केवल तभी जब किसी वाक्य में ओनली का अर्थ इकलौता हो, जैसे दी ओनली डॉटर, इकलौती बेटी, दी ओनली बॉलर, इकलौता बॉलर, दी ओनली बैट्समैन, इकलौता बल्लेबाज, दी ओनली लीडर, इकलौता नेता आदि। और अब हम अपने लास्ट स्टेप में देखेंगे कि द का यूज़ कब कब नहीं करना है। सबसे पहले द का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है, जैसे द राम कहना गलत होगा, द श्याम गलत है, द दिल्ली गलत है। लेकिन आपने सुना होगा कि आमतौर पर कुछ लोग द का यूज़ यहाँ करते रहते हैं, जैसे द मुंबई, द चेन्नई, बट रूल के मुताबिक इसे सही नहीं माना जाता है। द का यूज़ देशों या प्रांतों के नाम के पहले नहीं किया जाता है, जैसे आई लिव इन द जापान, यह कहना गलत होगा, यहाँ आई लिव इन जापान कहना सही होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद हैं, जैसे कि जिन देशों के नाम में स्टेट्स,
किंगडम या रिपब्लिक लगा हो उन देशों के नाम के साथ द का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, आई वॉन्ट टू गो टू द यूनाइटेड किंगडम, यू आर फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। द का यूज़ किसी भाषा के नाम के पहले नहीं किया जाता है। जैसे दे स्पीक द फ्रेंच, यह कहना गलत होगा। दे स्पीक फ्रेंच, यह कहना सही होगा। यू कैन नॉट स्पीक द हिंदी बोला जाए तो गलत होगा, यहाँ यू कैन नॉट स्पीक हिंदी बोलना सही होगा। उसी तरह से द का यूज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले भी नहीं किया जाता है। द का यूज़ शहरों, सड़कों, चर्च, कॉलेज, कॉन्टिनेंट्स तथा बीमारियों के पहले भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं आगे भी आप सबके लिए ग्रामर के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स भी लाता रहूँगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।